हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। सो इन टुडेस 10 एमसीक्यू अ डे सीरीज हम डिस्कस करेंगे पीपीबी में मॉड्यूल बी से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज डेट ऑफ रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो आज की वीडियो में देखेंगे। अगर आप टारगेट कर रहे हैं जैब नवंबर 2025 को, तो यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इनका एक बहुत ही अच्छा पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया गया विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कीजिए, आपको काफी हेल्प मिलेगी। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि हम ये स्टेटमेंट देखने रिगार्डिंग द जुरिडिक्शंस ऑफ ट्रिब्यूनल एंड कोर्ट अंडर द आरडीबी एक्ट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो जो डीआरटी है, उनकी क्या एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन है कि वो एप्लीकेशन को हियर करे फ्रॉम द बैंक अगर वो रिकवरी ऑफ डेट कर रहे हैं अंडर द सरफेसी एक्ट। सिविल कोर्ट एंटरटेन करते हैं सूट फॉर द रिकवरी ऑफ डेट ऑफ 25 लाख अगर डीआरटी उस एरिया में जो था ना एस्टेब्लिश किया गया था आफ्टर द सूट वाज फाइल्ड, राइट। हाई कोर्ट की जो पावर है टू इशू रिट्स अंडर द आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बार्ड फॉर द मैटर फॉलिंग अंडर द आरडीबी एक्ट, या डेट रिकवरी एक्सक्यूज मी, या डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी कि डीआरएटी वो अपील हियर कर सकते हैं अगर ऑर्डर पास किए गए हैं बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर द आईबीसी कोड 2016। तो क्या सही आंसर है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। डीआरएटी कौन होता है? डीआरटी में केस फाइल किया, मान लीजिए आप बोरोवर आपने डिफॉल्ट किया, और डीआरटी कौन से केसेस में डील करते हैं जिनका अमाउंट 20 लाख से ऊपर का होता है, ठीक है, या 20 लाख हो। तो जो आईबीसी में अपील्स हैं, आप ऑर्डर पास किए जाते हैं उनके थ्रू भी, तो डीआरटी डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल में भी क्या है, अपील उनके रिगार्डिंग सुनी जा सकती है, सुनवाई हो सकती है। तो ये सही है आपका। डीआरएटी मतलब डीआरटी के फैसले से आपको कोई दिक्कत है, जैसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर आपका डीआरटी में होता है और डीआरएटी में आपका चेयरपर्सन होता है, ठीक है। अगर आपको डीआरटी के फैसले से आप खुश नहीं हो, कोई भी आपको अपील आगे करे, तो आप डीआरएटी में करते हो, राइट। तो ये ऑप्शन सही है आपका। एंड ये जो बोला गया ना फर्स्ट ऑप्शन में कि बैंक का जो सरफेसी एक्ट के रिगार्डिंग जो डेट होने थे वो आप इसमें सुन सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री है दोनों एक्ट, दे आर द कॉम्प्लीमेंट्री एक्ट। ये नहीं कि उसके फैसले आप डीआरटी में लेके जाओगे, ठीक है। तो ये आपका गलत है, फर्स्ट आपका रॉन्ग है। तो ऑप्शन बी 2 एंड 4, 3 भी गलत है, क्योंकि ऐसा कुछ बोला नहीं गया है कि जो हाई कोर्ट की पावर है क्यूरेट्स पास करें अंडर आर्टिकल 226 वो बार्ड नहीं है, आप कर सकते हो, ठीक है। और ये तो सही है, आपका सेकंड सही है। कंसर्निंग द प्रोसीजर एंड पावर ऑफ डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल कौन सा स्टेटमेंट सही है? ट्रिब्यूनल मस्ट मेक एवरी अटेम्प्ट टू डिस्पोज अ केस विद इन 180 डे। ट्रिब्यूनल अलाउ कर सकते हैं फैक्ट्स को दैट टू बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट एंड हैज अ डिस्क्रिशन टू परमिट क्रॉस एग्जामिनेशन। या आपका रिकवरी सर्टिफिकेट जो होता है ना इशू किया जाता है ट्रिब्यूनल के द्वारा, उसको ट्रीट किया जाता है वैसे ही जैसे किसी कोर्ट ने ऑर्डर पास किया हो, ठीक है। या ट्रिब्यूनल कैन ऑर्डर द डिटेंशन ऑफ डिफेंडेंट इन सिविल प्रिजन फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 1 ईयर फॉर डिसओबिंग इट्स ऑर्डर। तो क्या सही ऑप्शन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन सी है, 1 2 एंड 3। फोर्थ गलत क्यों है? क्योंकि जो ये बोला गया ना कि 1 साल तक का उसको क्या हो सकती है, प्रिजन में डाला जा सकता है, वो 1 साल नहीं, आपका 3 मंथ है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया। बाकी 180 डेज में आपको क्या है, डिस्पोज करना है केस को। एफिडेविट अगर आप लॉ करते हो तो उसको प्रूव किया जा सकता है एज अ फैक्ट, हैज अ डिस्क्रिशन क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद। और रिकवरी सर्टिफिकेट इशू किया जाता है ट्रिब्यूनल के द्वारा, उसकी उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितना किसी कोर्ट में किसी फैसले पे सुनवाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the context of recovery process after a recovery certificate is issued, which of the following statement are correct? Defendant can dispute the existence of the debt before the recovery officer. Tribunal may allow the defendant to pay the debt in installment if they make a down payment of at least 25%. ये सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो इम्प्रिजनमेंट होती है ना रिकवरी मोड में, उसको कैजुअली ना यूज करो। जरूरत पड़ती है अगर आपके पास प्रूफ है कि डिफेंडेड की एबिलिटी नहीं है, अनविलिंगनेस है उसकी पे करने की, यानी कि वो विलफुल डिफॉल्टर है, तब जाके आप उसको क्या हो, ये इम्प्रिजनमेंट दे सकते हो, ठीक है। जो आपके प्रोसीड्स है रिकवरी के से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे अमंग क्रेडिटर एज पर द प्रायोरिटी रूल अंडर द कंपनी एक्ट 2013 एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। तो व्हाट इज द राइट ऑप्शन हियर?
ऑप्शन बी 2, 3 एंड 4। आपका यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट क्यों गलत है? क्योंकि जो आप डिफेंडेंट है ना, अगर उसको कोई प्रॉब्लम और डिस्प्यूट जो है डेट के रिगार्डिंग, रिकवरी ऑफिसर के सामने नहीं कर सकता, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सामने ही कर सकता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन एक गलत था, बाकी सब सही है आपका। क्योंकि कैजुअली नहीं यूज करना उसको, और यहाँ पे डेट को आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो। एटलीस्ट 25% तो होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पावर ऑफ चेयरपर्सन ऑफ DRAT। देखो, चेयरपर्सन जो होता है वो ट्रांसफर कर सकता है किसी भी केस को फ्रॉम वन प्रिजाइडिंग ऑफिसर टू अनदर विद इन द जुरिडिक्शन। ये चेयरपर्सन है वो डायरेक्टली पास कर सकता है फाइनल ऑर्डर ऑन डेट रिकवरी एप्लीकेशन। या चेयरपर्सन क्या कर सकता है, कैन डायरेक्ट ट्रिब्यूनल टू प्रोवाइड पीरियोडिक अपडेट ऑन पेंडिंग केसेस। या चेयरपर्सन कैन रिकमेंड एक्शन टू गवर्नमेंट अगेंस्ट PO फॉर मिसबिहेवियर। क्या सही स्टेटमेंट है इसमें? जो चेयरपर्सन है DRT के, उसके पास क्या पावर है? उसको ट्रांसफर कर सकते हैं वो केस एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर से दूसरे में, ठीक है। पास भी कर सकते हैं फाइनल ऑर्डर, अगर उनको लगता है कोई केस पे डिले हो रहा है, अपडेट मांगते हैं वो रिगार्डिंग द पेंडिंग केसेस प्रिजाइडिंग ऑफिसर से। और चेयरपर्सन को अगर लगता है ना कि कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर ढंग से काम नहीं कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है किसी के भी साथ, तो वो गवर्नमेंट को क्या रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि इसका बिहेवियर सही नहीं है, तो गवर्नमेंट आगे फिर स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है रिगार्डिंग दैट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, राइट। तो ये सारी स्टेटमेंट हमें सही दिख रही है, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टाफ ऑफ डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो हर एक ट्रिब्यूनल को प्रोवाइड किया गया रिकवरी ऑफिसर्स एंड अदर स्टाफ। रिकवरी ऑफिसर वर्क इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी सुपरविजन। ये रिकवरी ऑफिसर है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर पास्ड बाय द ट्रिब्यूनल। या जो ऑफिशियल्स वर्क है अंडर द सुपरविजन ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। तो क्या सही स्टेटमेंट है? 1 and 2, बी 1, 3 and 4, सी 2, 3 and 4 एंड 4, डी ऑल ऑफ अबव। तो ऑप्शन आपकी क्या सही है यहाँ पे? दिस बी 1, 3 and 4। सेकंड क्यों गलत है? क्योंकि रिकवरी ऑफिसर को इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहे हैं, सुपरविजन है उनके ऊपर, किसका? प्रिजाइडिंग ऑफिसर का। तो दे आर नॉट एनी इंडिपेंडेंट बॉडी एंड दे रिक्वायर सुपरविजन, विदाउट सुपरविजन नहीं है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस स्टेटमेंट में हमें देखना है कि वेयर एन एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड बिफोर अ DRT। देखो, जहाँ पे जो ब्रांच ऑफिस ऑफ द बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का अकाउंट है, ये सही है आपका। डिफेंडेंट जिसने डिफॉल्ट किया वो वहां पे रह रहा है उस एरिया में जहाँ पे वो बिजनेस कर रहा था, ये भी सही है, यहाँ पे भी की जा सकती है। कॉज ऑफ एक्शन होली और पार्शियली अराइज, जहाँ पे ये एक्शन हुआ था, एक्चुअल में डिफॉल्ट हुआ था। या जहाँ पे एप्लीकेंट बैंक का हेड ऑफिस लोकेटेड है। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं लग रही, हेड ऑफिस का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे जब हमने एप्लीकेशन फाइल करनी होती है, अनटिल और अनलेस कोई कुछ ऐसा मेंशन ना हो, अदरवाइज हेड ऑफिस को कंसीडर नहीं किया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए 1, 2 and 3 इज द राइट स्टेटमेंट हियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें देखना है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिफेंडेंट्स क्लेम इन DRT प्रोसीडिंग्स। डिफेंडेंट हैज अ क्लेम अगेंस्ट द एप्लीकेंट बैंक, तो वो सेट ऑफ कर सकते हैं अगेंस्ट द बैंक डिमांड। सेट ऑफ क्लेम मस्ट बी मेंशन इन द रिटन स्टेटमेंट। डिफेंडेंट फाइल कर सकता है काउंटर क्लेम, जिसको ट्रीट किया जाता है एज अ इंडिपेंडेंट सूट। या जो ट्रिब्यूनल है उनको डेडिकेट करने होते हैं जो दोनों क्लेम है ये सेपरेटली इन डिफरेंट प्रोसीडिंग। तो क्या सही ऑप्शन है आपका यहाँ पे? देखो, ऑप्शन फोर्थ आपका यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जरूरी नहीं कि आप डिफरेंट प्रोसीडिंग्स रखो इस चीज के लिए। एक ही प्रोसीडिंग में, इन सिंगल प्रोसीडिंग, आप ये फैसला ले सकते हो। अब मतलब आप बोथ क्लेम को सेटल डाउन कर सकते हो एक ही प्रोसीडिंग में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट DRT पावर ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स। ट्रिब्यूनल कैन रिस्ट्रेन डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स। अनदर बैंक हैज अ क्लेम अगेंस्ट द सेम बॉरोवर, तो वो ज्वाइंट कर सकते हैं, ज्वाइंट एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। ट्रिब्यूनल इशू समन विद इन द 15 days। या डिफेंडेंट कैन इंक्लूड क्लेम फॉर सेट ऑफ इन द रिटन स्टेटमेंट। देखो, ये सही है आपका, ये सही है, ये सही है। तो आपका ऑप्शन 3 ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ऐसा कुछ फिक्स टाइम नहीं दिया होता कि समन इन 15 days ही इशू करना है। ऐसा कुछ नहीं है, फिक्स टाइम पीरियड नहीं है कि 15 दिन में इशू किया जाएगा ट्रिब्यूनल के द्वारा समन। और रही बात इसकी कि अनदर बैंक का क्लेम है सेम बोरोवर का, देखो एक बोरोवर है राम, उसने डिफॉल्ट किया SBI बैंक के साथ भी, PNB बैंक में भी। अब ये दोनों बैंक मिलके एक ज्वाइंट एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं DRT में, ठीक है, जब तक कि फाइनल ऑर्डर नहीं आता। और डिफेंडेंट यानी कि जो पर्सन है, जैसे यहाँ पे राम है, वो इंक्लूड कर सकता है क्लेम फॉर सेट ऑफ इन द रिटर्न स्टेटमेंट, राइट। और ट्रिब्यूनल कैन रिस्ट्रेन डिस्पोजेबल ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग प्रोसीडिंग, तो ये ट्रिब्यूनल के द्वारा किए जा सकते हैं। बस यहाँ पे ऑप्शन 3 जो कि सही नहीं था, कि ट्रिब्यूनल इशू समन विद इन 15 days, और 15 days का कोई क्राइटेरिया नहीं होता।
हु इज सॉरी, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट एज अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द डीआरटी? क्या वो एडवोकेट रहा हो फॉर 15 ईयर्स, रिटायर्ड हाई कोर्ट का जज हो, या मस्ट बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ डिस्ट्रिक्ट जज, या मस्ट बी बैंकिंग प्रोफेशनल विद 20 ईयर एक्सपीरियंस। देखो जो डीआरटी में प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है ना, उसमें बैंकिंग प्रोफेशनल जैसा कुछ नहीं है कि उसको 20 साल का एक्सपीरियंस हो। एडवोकेट भी कंसीडर नहीं करते हैं हम, और हाई कोर्ट का जज नहीं होता, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मस्ट बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ डिस्ट्रिक्ट जज, या हैज बीन और क्वालिफाइड टू बी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्या टर्म ऑफ ऑफिस होती है प्रिजाइडिंग ऑफिसर की डीआरटी की? 5 साल की फ्रॉम द जम्पशन ऑफ ऑफिस, 4 साल फ्रॉम द जम्पशन ऑफ ऑफिस और अंटिल द एज 70, या अंटिल एज 65, या 3 ईयर विद पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन? तो राइट ऑप्शन इज योर ऑप्शन बी हेयर। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में एज इट इज ही डायरेक्ट पूछा जाता है। तो देखो ये तो हमने एमसीक्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग डिस्कस किए हैं, बट आप ना इस वीडियो को इस बेसिकली इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना लिंक दिया हुआ है संकल्प सीरीज का, डीआरटी के ऊपर ही। तो आप उस वीडियो को देखिए और ज्यादा डिटेल में डीआरटी को समझिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ही टॉपिक है। और जैसे कि जॉब की प्रिपरेशन के लिए एक बहुत ही कम टाइम रह गया है, तो इट्स अ हाई टाइम कि आप अपनी प्रिपरेशन जो है ना टाइम से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अब टाइम नहीं है, ऑलरेडी आपका लेस देन अ मंथ रह गया है। तो व्हाट यू कैन डू, तो फिर भी अभी टाइम है, ऐसा नहीं है कि आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो, यू कैन डू द प्रिपरेशन इन जस्ट 12 डे ऑल्सो। तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको जॉब कोर्सेज को एक्सेस करना है, कोर्सेज में जाके जैसे आप कोर्सेज को एक्सेस करते हो ना, यू नीड टू स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल कीजिए आप, यहाँ पे आपको कॉम्बो कोर्सेज में दिखेगा कंप्लीट मास्टर कोर्सेज में आपको लाइव क्लासेस कॉन्सेप्ट नोट्स मॉक टेस्ट सब कुछ मिलता है विद फ्लैट 80% ऑफ, राइट। फिर आपका सुपर क्रैश कोर्स बैच 3 भी लॉन्च हो चुका है, जिसमें 12 दिन में आपकी जॉब की प्रिपरेशन होती है इन जस्ट 12 डेज, राइट। मॉर्निंग इवनिंग आपकी क्लासेस रहती है 2.5 2.5 घंटे की, और आपकी 12 दिन में प्रिपरेशन पूरी अच्छे से हो जाती है। लाइव क्लासेस कॉन्सेप्ट नोट्स पीवाईक्यू सॉल्व चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट ये सब कुछ आपको मिलता है। एंड अगर आप चाहते हो कि आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ही देखना है, लाइव क्लासेस आप नहीं लगा सकते हो, तो आप बैंकर्स कैप्सूल कोर्स भी में भी एनरोल कर सकते हो, इसमें भी आपको फ्लैट 80% मिल रहा है। अगर आप सिंगल सिंगल कोर्सेज को एक्सेस करना चाहते हो, जैसे आपको मान लीजिए सिर्फ पीपीबी का पढ़ना है, एएफएम का, आरबीडब्ल्यूएम का, या आपको आईएफएस का ही पढ़ना है, तो वो भी आप अवेल कर सकते हो, और साथ के साथ टेस्ट सीरीज भी आप परचेज कर सकते हो अगर आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुकी है, राइट। तो इसी के साथ हमारा ये आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर आपको कोई और डाउट है ना, कोई भी क्वेरी है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और मेल कर सकते हो hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच।